नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेजर ग्राफ। देखिए, फेजर ग्राफ क्या है? फेजर ग्राफ प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का सदिश निरूपण होता है। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो वोल्टेज या जो धारा होती है वो अदिश राशियां होती है। हमने विभवांतर और विद्युत धारा पहले पढ़ लिया है और हम जानते हैं कि ये दोनों ही जो राशियां है वो अदिश राशियां होती है। कैसी राशियां होती है? अदिश राशियां। बट फिर भी इनको हम प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करने के लिए सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा को सदिश रूप में व्यक्त करने का जो तरीका है उसको हम फेजर ग्राफ कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही अदिश राशियां होती है, लेकिन इनको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम एक ग्राफ की सहायता लेते हैं और उस ग्राफ को हम फेजर ग्राफ कहते हैं। क्या कहा जाता है? फेजर ग्राफ कहा जाता है विद्यार्थियों। क्लियर? तो मैं पहले तो बता देता हूं कि फेजर ग्राफ क्या है और फिर हम फेजर ग्राफ किस तरीके से खींचते हैं, निर्माण करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को हम समझा देंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही सेंटेंस पुट कर देता हूं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा है वो अदिश राशियां होती है। प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों ही अदिश भौतिक राशियां हैं। अदिश राशियां हैं, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है। क्लियर? अब देखिए, इनको सदिश रूप में व्यक्त करने का जो तरीका है उसको हम फेजर ग्राफ कहते हैं। देखिए क्या होगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा को सदिश रूप में व्यक्त करने का तरीका, सदिश रूप में व्यक्त करने का तरीका फेजर ग्राफ कहलाता है। फेजर ग्राफ कहलाता है। फेजर ग्राफ कहलाता है। अब विद्यार्थियों, ये अदिश राशियां हैं, फिर भी हम प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करने के लिए हम इनको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। विद्यार्थियों, मैं कुछ स्थितियां आप लोगों के सामने रखूंगा और उन स्थितियों के आधार पर हम आप लोगों को बताएंगे कि उनका फेजर ग्राफ किस तरीके से हम निर्मित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लेकर चल रहे हैं स्थिति फर्स्ट। पहली जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसको हम V बराबर Vm साइन ओमेगा टी से लिख सकते हैं। तो ये यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है Vm, ओमेगा टी इसका कला कोण और V है इसका तात्क्षणिक मान। फिर इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो है I बराबर Im साइन ओमेगा टी।
और इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के ही तात्क्षणिक मान दे रखे हैं। इनको हम सदिश रूप में किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, कार्तीय निर्देश तंत्र की भांति यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस लेनी है। क्लियर। हम ये जानते हैं कि दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है, ये इनका मूल बिंदु हो गया। अब विद्यार्थियों क्या है कि इन दोनों का ही, जैसे सबसे पहले मैं इस v को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं, किस तरीके से इस तात्क्षणिक वोल्टता को हम दिखाते हैं। तो ये तो ओमेगा टी तो है इसका कला कोण, ओमेगा टी तो क्या है, कला कोण, Vm है इसका शिखर मान। तो विद्यार्थियों Vm परिमाण का हमें एक सदिश लेना है, Vm परिमाण का। तो हम Vm परिमाण का सदिश लेंगे और इसके कला कोण, जितना कोण हम इसको घुमाएंगे यहां से, तो यहां से ओमेगा टी कोण पर इसको घुमा देंगे और हमें वैल्यू कितनी लेनी है इसकी, Vm के बराबर लेनी है। देखो इसको आप एक बार समझेंगे कि इसका जो कला कोण है वो है ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान का कला कोण है ओमेगा टी, इसका शिखर मान है Vm। तो Vm लंबाई का तो हमने ये रेखा ले ली यहां से लेकर यहां तक। क्लियर। और इसका जो कला कोण ओमेगा टी है उसको अक्ष एक्सिस से हमने निरूपित कर दिया कि अक्ष एक्सिस से इस रेखा को हमने कितना घुमाना है, ओमेगा टी कोण तक घुमाना है। क्लियर। अब देखिए ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता का सदिश निरूपण आ चुका है। कला कोण यहां पर और अधिकतम मान यहां से लेकर यहां तक इसका शिखर मान होता है। अब इसकी सहायता से हम तात्क्षणिक मान भी देख सकते हैं। तो देखिए तात्क्षणिक मान कैसे देखेंगे, यहां से इसके ऊपर लंब डाल दीजिए, तो जो लंब इस y एक्सिस के ऊपर डालेंगे तो ये जो लेंथ होती है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान को बताएगी। तो जब ओमेगा टी 0 हो जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से भी देख लीजिए ओमेगा टी का मान 0 तो v का मान भी 0 हो जाएगा। और जब ओमेगा टी 0 हो जाएगा तो ये जो पॉइंट है वो यहां पर आ जाएगा, v का मान 0 हो जाएगा। और जब ओमेगा टी का मान 90 डिग्री होगा तो इस v का मान Vm के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको व्यक्त करते हैं। क्लियर। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि अलग अलग समय के ऊपर हम इसको दिखाते हैं, तो किस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। देखिए ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है आप लोगों को कि इस बिंदु के ऊपर इतना मान रहेगा, ये जो इसका एरो का निशान है, जो लास्ट वाला जिसपे हेड है वो इस तरीके से काम मतलब घूमेगा। यदि इसको हम घुमाते हैं तो इसके शिक्षण विशेष पर यदि हम वैल्यू देखें तो इस डॉटेड वाली लाइन के ऊपर इसके मान होंगे और ओमेगा टी का मान जैसे जैसे चेंज होगा तो जो v है इसका मान भी चेंज होता चला जाएगा। चलिए मैं इस स्थिति को एक बार कंप्लीट करता हूं, फिर अलग अलग स्थितियों से आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान को भी हम सदिश रूप में निरूपित करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा इसका भी कला कोण ओमेगा टी है, इसका जो तात्क्षणिक मान है वो है Im। तो यहां से हम ओमेगा टी कोण ही बनाएंगे और Im जितना लंबा एक सदिश लेंगे Im परिमाण का। तो देखिए Im का मान यदि छोटा है तो ये हमने यहां पर इसको एरो को यहां तक ही रख लिया, Vm का मान बड़ा है तो इस एरो को हम यहां तक ले गए। और यदि हम यहां से इसके ऊपर लंब डाल दें तो ये जो लंब की लंबाई है y एक्सिस के ऊपर यहां से प्रक्षेप की लंबाई ये प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान को बताएगी। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए कि जो एरो का निशान है वो किस तरीके से घूमता है, इस तरीके से घूमेगा चारों ओर, इस तरीके से ये राउंड लगाएगा, चक्कर लगाएगा। क्लियर।
तो ये आ चुका है प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का सदिश निरूपण, जब उनके प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान V बराबर Vm sin ओमेगा t और प्रत्यावर्ती धारा का मान है I बराबर Im sin ओमेगा t होता है। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों हम एक दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति को भी आप लोग यहां पर समझ लीजिए कैसे हम इसको लेकर चल सकते हैं। देखिए इन दोनों के मध्य यदि कोई कलांतर हो, फाई का कलांतर हो, जैसे धारा फाई कोण आगे चल रही हो, धारा फाई कोण आगे चलती हो, तो फाई कोण आगे चलने का मतलब हो गया कि इसका जो कलाकोण है वो ओमेगा टी प्लस फाई हो, ओमेगा टी प्लस फाई ये कलाकोण हो, तब क्या होगा। देखिए वोल्टता का तो सेम उसी टाइप में आएगा, क्योंकि वोल्टता का कलाकोण तो उतना ही है, वोल्टता का कलाकोण ओमेगा टी और शिखर मान है Vm, तो वोल्टता का कलाकोण ओमेगा टी और शिखर मान है Vm। धारा वाला चेंज हो जाएगा, धारा वाला को मैं यहां से हटा देता हूं। देखिए विद्यार्थियों आप गौर करके देखेंगे धारा का कलाकोण कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो देखो ओमेगा टी तो यहां से यहां तक हो गया और ये जो एंगल है वो है फाई, तो यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई। यहां से लेकर यहां तक हम Im परिमाण का ये सदिश लेकर चलेंगे। यदि यहां से इसके ऊपर लंब डाल दे तो ये जो लंब की लंबाई है वो प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान को बताएगी, प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान को रिप्रेजेंट करती है, बताती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तीसरी और इसमें अंतिम कंडीशन हम आप लोगों को बता दें तो देखिए तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से फाई कोण पीछे हो तो ओमेगा टी माइनस फाई जब एंगल होता है तो इसे हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे। चलिए मैं इसको एक बार यहां से हटा देता हूं इन सबको। देखिए वोल्टता का मान तो उसी तरीके से ही रहेगा, वोल्टता का मान तो उसी तरीके से ही आएगा, क्योंकि शिखर मान Vm है, इसका कलाकोण ओमेगा टी है, इसी तरीके से हम इसको दिखाएंगे। अब जो धारा है उसका कलाकोण है ओमेगा टी माइनस फाई, तो यहां से पहले हम ओमेगा टी एंगल बनाएंगे, फिर इससे हम फाई एंगल पीछे चलेंगे, तो फाई एंगल पीछे चलेंगे तो ये ओमेगा टी माइनस फाई, देखो इधर तो प्लस में मान है इधर माइनस में, तो ओमेगा टी प्लस में फिर माइनस में फाई तो नीचे आ गए। क्लियर? अब ये जो मान है यहां से लेकर यहां तक वो है Im, और इससे यदि हम इसके ऊपर लंब डाल दें तो ये वाला जो मान आएगा वो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान आएगा। तो ये मैंने तीन स्थितियां आप लोगों के सामने रखी है कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य फाई का कलांतर हो और जब उनके मध्य कलांतर जीरो। पहली कंडीशन में तो हमने उन दोनों के मध्य कलांतर जीरो लिया, दोनों का ही कलाकोण ओमेगा टी लिया। दूसरी कंडीशन में हमने धारा फाई कोण आगे ली, तीसरी कंडीशन में हमने धारा फाई कोण पीछे ली। और विद्यार्थियों प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के सदिश निरूपण की सहायता से हम प्रत्यावर्ती परिपथों का अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे और विशेष रूप से हम एलसीआर परिपथ, एलसीआर जो परिपथ होगा जिसमें कुंडली, संधारित्र तथा प्रतिरोध तीनों संयोजित होंगे, उस परिपथ का हम सिर्फ फेजर ग्राफ के द्वारा ही विश्लेषण कर पाते हैं। वैसे गणितीय रूप से भी विश्लेषण कर सकते हैं, बट जो आसान तरीका है वो है फेजर ग्राफ से उसको विश्लेषित करना, समझना। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।